नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आज हम प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकाल के जो रीतिबद्ध कवि हैं उनकी विशेषता या प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अपने पूर्व के व्याख्यान में ये बताया कि रीतिकाल को 3 धाराओं में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रवृत्ति हमने देखी थी या उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की थी हमने अपने पूर्व व्याख्यान में। आज हम रीतिबद्ध कवियों की प्रवृत्तियों पर दृष्टिपात करेंगे। चिंतामणि, मतीराम, भूषण, पद्माकर, सेनापति आदि कवि रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। इनकी कतिपय विशेषता इस प्रकार है। पहला है आचार्यत्व का मोह। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि रीतिबद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने संस्कृत से चली आ रही परिपाटी का अनुसरण किया और उनके काव्यांग जैसे रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, रीति आदि पर अपने लक्षण ग्रंथों की रचना की। ऐसे कवि आचार्य कहलाए। तो उनकी पहली जो प्रवृत्ति है वो है आचार्यत्व का मोह। रीतिबद्ध कवियों ने अपने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। कुछ कवि रस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, जबकि कुछ अलंकार संप्रदाय के साथ जुड़कर काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का प्रणयन कर रहे थे। इनको विश्वास था कि लक्षण ग्रंथ रचकर वे बहुत बड़े आचार्य कहलाएंगे। ऐसे कुछ रचनाकारों ने लक्षण ग्रंथ अपने आश्रयदाताओं के आदेश से लिखे थे। केशवदास ने प्रवीण राय को काव्य शास्त्र पढ़ाने के लिए कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना की थी। नंबर 2 जो इसकी विशेषताएं हैं वो है कवित्व शक्ति का तिरस्कार। रीतिबद्ध कवि भी थे तो मूलतः कवि ही। उन्होंने अपने लक्षण ग्रंथों में विभिन्न परिभाषाओं को लिखकर उदाहरण के रूप में अपनी कविताएं प्रस्तुत की है। पृथक पृथक परिभाषाओं के लिए एक ही कवि उदाहरण प्रस्तुत करें, इससे तो यह पता चलता है कि उनमें अनेक विध भावों की कविता के रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता का अभाव था। परिस्थितिवश उनकी उस प्रतिभा का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। फिर अपनी दृष्टि से कवियों ने अपनी क्षमता प्रकट की। नंबर 3 इसकी विशेषता है चिंतन में मौलिकता का अभाव। रीतिकालीन आचार्यों ने लक्षण ग्रंथ लेखन में संस्कृत आचार्य के विचारों को ही अपनाया। मौलिकता का सर्वथा अभाव है। कहीं कहीं प्राचीन लक्षण से हटकर कुछ लिखना चाहा तो वह हास्यास्पद हो गया। वस्तुतः इन आचार्यों ने रूढ़ि से जुड़े रहना अधिक उपयुक्त समझा। भौतिक दृष्टि से विकसित करने की ओर उनका ध्यान ही नहीं देते तो सफलता भी मिल सकती थी। नंबर 4 श्रृंगार की प्रधानता। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार मानी जाती है। उसको रीतिबद्ध कवियों ने अपने अपने ढंग से अपनाया। कृष्ण भक्ति परंपरा में रीतिकाल के प्रभाव से माधुर्य भावना को प्रधानता मिली। राम भक्ति धारा को मर्यादावादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। उसमें भी सखी संप्रदाय चल पड़ा। प्रेम लीलाओं का अतिरंजित वर्णन किया गया। अगला बिंदु है नारी सौंदर्य चित्रण। रीतिबद्ध कवियों ने नारी को विलास की वस्तु माना और सामयिक प्रभाव से प्रेरित होकर उसके रूप सौंदर्य का चित्रण करने में सारी शक्ति लगा दी। नायिका भेद को प्रमुखता से चित्रित किया गया। प्रेम का अर्थ रूप लालसा के अतिरिक्त भी कुछ होता है, इसे रीतिबद्ध कवि नहीं जानता। वह रसिक तो था, प्रेमी नहीं। रीतिबद्ध काव्य में प्रेम का कोई उच्चादर्श प्रस्तुत नहीं किया गया। हाँ, सौंदर्य चित्रण में उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है। प्रकृति का उद्दीपक रूप में चित्रण। रीतिबद्ध कवियों ने प्रकृति चित्रण किया है। नायक और नायिका की प्रेम लीलाओं के चित्रण में प्रकृति उद्दीपन का कार्य करती है। आलंबन के रूप में प्रकृति का वर्णन किसी ने नहीं किया। सेनापति जैसे समर्थ कवि ने प्रकृति का वर्णन श्लेष का चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए किया। अगला है अनेक शैलियों का उपयोग। रीतिबद्ध कवियों में से
किसी ने कवित छप्पई शैली को अपनाया, किसी ने सवैया शैली को अपनाया, किसी ने कुंडलिया शैली को। तुलसी जायसी की दोहा चौपाई शैली का प्रयोग बहुत कम हुआ। बिहारी ने तो काव्य रचना के लिए केवल दोहा शैली का ही आश्रय लिया। केशव ने अपनी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर ही बना दिया। रीतिकाल में प्रबंध काव्य कम लिखे गए। अधिकतर रचनाकारों ने मुक्तक छंदों में अपने भावों को निबद्ध किया। उनको सुनाकर वे राज दरबारों में प्रचुर पुरस्कार प्राप्त करते थे। नंबर 9, संश्लिष्ट भाषा का प्रयोग। रीतिकाल में ब्रज भाषा का काव्य सामर्थ्य अधिक विकसित हो चुका था। इसको विकसित करने में भी रीतिबद्ध कवियों ने योगदान किया और उसका उपयोग करने में भी कुशलता प्रदर्शित की। सेनापति पद्माकर आदि कवियों के साथ में ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण एवं अर्थ गांभीर्ययुक्त रूप प्रयुक्त हुआ। अगला बिंदु भक्ति। भक्ति प्रदर्शन की वस्तु बन गई। कविगण भक्ति के लिए भी बहाने खोजने लगे। बहाने के रूप में रीतिकालीन प्रवृत्तियों को अपनाया गया। भक्ति उपास्य ही नहीं, आराध्य ही नहीं रही। उसको घटते हुए जीवन मूल्यों के बहाने बचाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। हमारी जो तीसरी धारा है रीतिकाल की, वो है रीतिसिद्ध। रीतिसिद्ध में एकमात्र जो कवि ठहरते हैं वो बिहारी है। रीतिसिद्ध कवि बिहारी को माना जाता है। उन्होंने किस रीति ग्रंथ को नहीं लिया, पर उनकी सत्सई को पढ़ने के उपरांत रीतिकाल के वातावरण को आसानी से समझा जा सकता है। उनकी रचना में श्रृंगार भी है, भक्ति भी है, नीति भी है, पर युगीन प्रभाव के कारण श्रृंगार सब पर हावी है। शब्द शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण प्रयोग देखने को मिलता है। छोटे से दोहे छंद में गंभीर एवं अनेक विध भावों को गुंफित किया गया है। बिहारी में अनेक प्रकार के काव्यात्मक प्रभाव समन्वित हो जाते हैं। रीतियाँ सामयिक प्रभाव के कारण स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। रीतिकाल की सर्वातिशायी प्रवृत्ति श्रृंगार चित्रण है। बिहारी की काव्य में उसका चित्रण निश्चित रूप से सुंदर ढंग से हुआ है। रीति भिन्नता, रीतिबद्धता हो, रीति सिद्धता हो या रीति मुक्तता, सबका संबंध रीति से है। पर रीतिकाल इतने में ही समाप्त नहीं हो जाता, उसमें अन्य प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती है। वीर रस का बेजोड़ कवि सुदन इसी काल में हुआ। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नीति का वृंद इसी काल में हुआ। खटमल बाईसा लिखकर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला कवि भी इसी काल में हुआ। दक्षिणी हिंदी के कौमी तराने लिखने वाले कवि भी रीति काल में ही हुए। अन्योक्ति का सहारा लेकर जीवन के व्यवहार सूत्रों को निबंध करने वाले दीनदयाल गिरी भी इसी काल में हुए। सिख गुरु गोविंद सिंह की सामाजिक जागरण की कविता रीति काल में लिखी गई। वीर रस के कवि लाल भी रीति काल में हुए। भक्त प्रवर नागरीदास का रचना काल भी रीति काल था। कवि जोधराज ने इसी काल में हम्बीर रासो प्रबंध काव्य लिखा। गिरधर कवि राय की सहज प्रसन्न शैली की रचनाएं भी इस काल में हुई। इसके अतिरिक्त अनेक कवि ऐसे हुए जिनकी कविता जनजीवन से जुड़ी हुई है। उनका रीति परंपरा से परिचय तक नहीं था। यदि थोड़े स्वतंत्र होकर अध्ययन करें तो रीतिकाल के विषय में धारणाएं आमूलचूल बदल जाएगी। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम केशव को पढ़ेंगे, यानी अपनी पाठ्य पुस्तक प्रारंभ कर देंगे।